तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों। आज है अपना लेक्चर 2 जिसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल डेटा और जो डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में और नीट में, उन सभी के बारे में। ठीक है, यहां से रास्ता आसान नहीं होने वाला है, ठीक है, पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ इसको आसान बनाया जा सकता है। कम से कम समय में लेक्चर देख करके कितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया जा सकता है और कितना ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स उसको स्पेसिफिकली बताया जाए कि हाँ ये आने का संभावना, इसको अलग कर दिया जाए। अगर एक लाइन में बहुत सारा पॉइंट बोल दिया जाए तो वो याद रखना मुश्किल है, पर अगर उसको अलग अलग कर करके बताया जाए तो वो थोड़ा ज्यादा आसान है। तो हम लोग पहले सारे डेटा को अलग करके लिखे हैं, यहां से सीधा जो सारा डेटा है एनसीईआरटी का, इस चैप्टर का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो डेटा फिर से रिपीट होगा, पीछे जो ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा एनसीईआरटी का उसमें रिपीट होगा और उसके साथ साथ डायग्राम्स भी रिपीट होंगे। ठीक है ना, तो एक ही लेक्चर में हम लोग हर चीज को 2 बार रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, आज है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 2 है और आशा करते हैं कि वो एनालिसिस वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे कि पेपर को एनालाइज कैसे करना है। और ये लेक्चर बोर्ड्स वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और बोर्ड्स वालों के लिए लास्ट 4, 5, 6 दिन पहले सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स लाएंगे जो 12th के एनसीईआरटी से कंटिन्यूअस बार बार वो पूछा जा चुका है। ठीक है, यह बहुत ज्यादा उसका आने का संभावना बहुत ज्यादा है। ये लास्ट के 10 इयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज कर करके जो पीवाईक्यूज है, जो तुम्हारे कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है बोर्ड्स के, जितना भी पेपर आया उन सभी को कंसाइज करके हम लोग कुछ टॉपिक्स को निकालेंगे और वो टॉपिक्स को हम लोग एग्जाम के 3-4 दिन पहले खत्म करेंगे और उस टॉपिक से तुम्हारा 70 में से 40 मार्क्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन आना एकदम फिक्स्ड होता है, एकदम 100 में 1000%। अगर नहीं विश्वास है तो केमिस्ट्री का जाओ और पीछे प्लेलिस्ट पड़ा है ऑर्गेनिक का चैप्टर्स और इनऑर्गेनिक का चैप्टर्स, उसमें जो लेक्चर स्टार्ट होते वक्त हम कुछ टॉपिक्स लिखाए होंगे और अपना क्वेश्चन पेपर लेना केमिस्ट्री का और मिला लेना कि कितना टॉपिक्स उससे आया है। ठीक है ना, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ टॉपिक्स यहाँ पे से क्या क्या है भाई, टॉपिक्स देखते हैं। ये ऑल डेटा वाला पॉइंट्स है। क्या है कि टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों? क्योंकि स्क्रोटल सैक में कम मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि कम टेम्परेचर होगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन तभी होगा। ठीक है, एक टेस्टिस का शेप लेंथ कितना होता है भाई, टेस्टिस का 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और उस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होता है। ठीक है, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ओवरी का लेंथ कितना होता है 2 to 4 सेंटीमीटर और कनेक्टेड किससे होता है, पेल्विक वॉल और यूट्रस से। किसके थ्रू? पेल्विक वॉल और यूट्रस से। किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू। ठीक है, ये देख लो। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर किडनी का भी लेंथ होता है। तो हम लोग लास्ट में एक कोशिश करेंगे जिसमें कि जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है, कंफ्यूजिंग डेटाज है, उसको हम लोग एक जगह करेंगे लास्ट टाइम रिवीजन टाइप में। ठीक है, और एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 10 से 15 मेमरी लोब्स। ठीक है, कॉन्टेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ग्लैंडुलर टिश्यू, एक ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू कितना लोब में डिवाइडेड होता है 15 से 20 लोब में। और फिर उसके बाद द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इन 1 इजैकुलेशन। ठीक है, एक इजैकुलेशन में। और अगर नॉर्मल फर्टाइल होना है, नॉर्मली फर्टाइल किसी को होना है तो उसका 60% एटलीस्ट, कम से कम 60% स्पर्म, ठीक है, हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए 60% स्पर्म्स का, और एटलीस्ट 40% ऑफ
the 40% of them have must vigorous motility, must so मतलब उस 60% में का 40% के पास vigorous motility होना चाहिए कि वो यूट्रस में स्विम कर करके ओवा के पास जा सके और वो स्पेसिफिक पोजीशन पे जा सके जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। प्यूबर्टी के दौरान ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, ईच गलती कर सकता है, अगर बोथ ओवरी बोल देगा तो डबल हो जाएगा, ईच बोल देगा तो हाफ हो जाएगा, जो दिया है 60 to 80,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, एंड ये लास्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट कितना 3 से 5 दिन। फिर बोथ LH एंड FSH अटेन पीक, पीक अटेन करता है कब 14th डे पे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड, ह्यूमन बींग में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब साइकिल 50 ईयर्स ऑफ एज के अराउंड सीज हो जाता है। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू आउट द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। ये क्या बोलते हैं, डेफिनेशन याद रखिए कि क्लीवेज किसको बोलते हैं। क्लीवेज वो है कि मियोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द ओविडक्ट इज कॉल्ड, जाइगोट के मूवमेंट को, ओविडक्ट में मूवमेंट को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। उस वक्त मियोटिक डिवीजन भी होते रहता है टुवर्ड्स द यूट्रस एंड फ्रॉम 2, 4, 8, 6, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमर्स, 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमर, और उसी में 8 से 16 वाले को क्या बोलते हैं, मोरुला। ठीक है, मोरुला। मोरुला। उसके बाद क्या है, 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे द एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग सुन सकते हैं हार्ट बीट को सुन करके। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या बन जाता है भाई, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स और डिजिट्स डेवलप कर लेता है। फिर उसके बाद बाय द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर most of the major organ systems are formed, for example the limbs and the external genital organs are well developed. The first movement of the fetus, appearance of hair on the head are usually observed during 5th month. By the end of 24 weeks the body is covered with fine hair, eyelids separate हो जाता है और eyelashes form हो जाता है। By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. सारा डेटा खत्म हो गया, अभी डायग्राम आ गया है। डायग्राम में हम लोग को देखना है कि क्या क्या है। देखो ये जो दिख रहा है ये डक्ट टाइप का, ये है यूरेटर, यूरेटर के नीचे ये है सेमाइनल वेसिकल। ये डायग्राम भी आ सकता है बनाने के लिए। सेमाइनल ये क्या होता है, पेयर में होता है, पेयर में होता है। यूरिनरी ब्लैडर है, अकेले है। ठीक है, देख लो यूरिनरी ब्लैडर, वास्ट डिफरेंस पेयर में। प्रोस्टेट सिंगल होता है, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंस, पेनिस, फोर स्किन। डायग्राम देखो। ठीक है, टेस्टिस देख रहे हो, टेस्टिस जिसके अंदर में उसको स्क्रोटम। ये जो छोटा सा एक देख रहे हो वो है बल्बो यूरेथ्रल। इस सब का काम भी देखेंगे। एनस, एनस के ऊपर वाला रेक्टम, रेक्टम, और ये या प्रोस्टेट जहां पे मिल रहा है उसको बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया भाई तुम्हारा, और ये वाला तुम्हारा हो गया सेमिनिफेरस, सॉरी सेमाइनल वेसिकल। फिर आते हैं, ये तो पूरा बनाने आ सकता है, बोर्ड्स वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स देख लो, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ये सिंगल ही होता है, देखने में लगता है डबल है। बल्बो यूरेथ्रल ये छोटा छोटा जो है यहाँ पे 1 और ये 2, यूरेथ्रा, टेस्टिस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जूम कर करके, इसको और जूम करके बताना होता है कि किस तरीके से स्पर्म का फ्लो होता है। अब देखो स्पर्म यहाँ पे बनता है, स्पर्म यहाँ पे बनता है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से आया वासा फ्रेंचिया, वासा फ्रेंचिया से आया इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस से आया वास डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म, फ्लो ऑफ स्पर्म
सबसे पहले क्या आया, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर में क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इधर लिख दें यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा चलो पीछे आते हैं, आगे आएगा तो वहां पे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर वैसे ही इसमें देख लेते हैं कि ये जो खाली स्पेस है, इस स्पेस के बीच में जो सेल्स है उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स है जिसको कि हम लोग लेडिंग सेल्स भी बोलेंगे आगे जा करके। स्पर्मेटोगोनिया जो इमेच्योर स्पर्म सेल्स है या जो स्टार्टिंग वाले सेल्स है जो डिवाइड कर करके स्पर्म बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल्स, ये देख लेना है, ये तो उतना चांसेस नहीं है पीछे वाला पर आ सकता है। अब ये फीमेल का देख रहे हैं, ठीक है, डायग्रामेटिक सेक्शनल सर्विक्स देख लेना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसको लेने के पीछे रीजन यही था कि कंफ्यूज ना हो, तो ज्यादा पूछने का चांसेस क्या है कि भाई यूट्रस कौन सा है, तो यूट्रस देख लो कि यूट्रस क्या है, यूट्रस ये है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर यूरेथ्रा, क्लाइटरिस, यहाँ पे ये हो गया क्लाइटरिस, ठीक है। फिर लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा और वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है, और एनस देख लेना है। ये डायग्राम ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आते हैं, मेमोरी लोब सबसे पीछे में फैट है, ये सब जो दिख रहा है हम लोग को पूरा फैट है। मेमोरी लोब में 15 से 20 मेमोरी लोब हो गया। मेमोरी लोब किससे मिलके बना होता है, एल्वियोलाई से मिलके बना होता है। एल्वियोलाई से मिलके क्या बनेगा, मेमोरी डक्ट, फिर एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल, एरियोला, वो जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम लोग एरियोला, ठीक है। अब यहाँ पे रिब्स है, मसल बिटवीन रिब्स है, और पेक्टोरालिस मेजर मसल है। इसको हम लोग याद करेंगे, एल्वियोलाई माता मेड आम का लस्सी, एल्वियोलाई माता क्या, मेड आम का लस्सी, तो एल्वियोलाई से एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई माता, मा एम मेमोरी, ता ट्यूब्यूल, एल्वियोलाई माता मेड, मेमोरी डक्ट, मेड MADE, ठीक है। आम का लस्सी, आम से एम्पुला और लस्सी से लैक्टिफेरस डक्ट। हम लोग ये आगे देखते हैं, यहाँ पे जगह होगा तो कहीं लिखते हैं। फिर उसके साथ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देख लो भाई, स्पर्मेटोजोआ, इसको याद करने का एक और तरीका है कि स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में पीछे कौन होगा, तो Z सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ है, हो सकता है डायग्राम देख करके थोड़ा कंफ्यूजन होता है भाई वहां पे, क्योंकि डायग्राम तुम पहले बहुत बार देखे रहते हो पर उस तरीके से कभी ध्यान नहीं दिए रहते कि उसको किया जाए, चलो हाँ उसको दिमाग में लाया जाए कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंस क्या है। अब उसके बाद आते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, स्पर्मेटोजोआ सबसे पीछे होगा, स्पर्मेटिड उसके आगे सेकेंडरी स्पर्मेटिड। सर्टोली सेल्स को अलग से पहचान लो कि ये सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, सर्टोली सेल के अंदर में हेड अपना डाले हुआ है, स्पर्मेटिड सर्टोली सेल के अंदर में अपना हेड डाला हुआ है, उसके बाद जब डल के निकला स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू तो क्या बना, स्पर्मेटोजोआ बना, सॉरी हाँ ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ऊपर में, एक्रोजोम एक तरीके का लाइजोजोम है जो एंजाइम्स को रखता है, जो पेनिट्रेट करने में मदद करता है, ठीक है, ओवा को। फिर ये न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, न्यूक्लियस थोड़ा इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। नेक मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा होता है जो एनर्जी स्विमिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और मेन जो स्विमिंग करता है वो हमारा टेल होता है। और जो मेनली जो ओवा के अंदर में घुसता है वो सिर्फ घुसता है ये हेड वाला पोर्शन, क्योंकि हेड वाले पोर्शन के अंदर ही न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो मेन पर्पस होता है अपना कंटेंट को भेजने का, वो तो पूरा हो गया, हेड घुस गया। मेन जो टेल का काम था कि भाई ओवा तक फ्यूज कराने में मदद करना, वो वहां पे काम हो जाता है, इसलिए सिर्फ जो अंदर एंटर करता है वो सिर्फ हेड करता है। अब उसके बाद ये क्या बोलते हैं, oogenesis का पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि कैसे कैसे ग्रो हुआ, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी से टर्शियरी से ग्राफियन फॉलिकल के बाद ओवम निकला, ओवम के बाद कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे दिख रहा है कि डीजेनरेट कर रहा है, ठीक है। तो डीजेनरेट क्यों कर रहा है हम लोग आगे देखेंगे। फिर ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का
डायग्राम पूरा मतलब उसको चार्ट में बता दिया है, तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ओवम, यहाँ पे यही पूरा ये पोर्शन हेड घुसता है सिर्फ, ये कोरोना रेडियाटा है, ये ए सेलुलर होता है, ठीक है। ए सेलुलर सेल से नहीं बना होता है ये कोरोना रेडियाटा, ए सेलुलर जोना पेलुसिडा को लेयर को ये सब जो होता है एक्रोसोम वही पेनिट्रेट करने में मदद करता है। फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल, यहाँ पे हम लोग पीछे में एक बार और आएंगे तो देखेंगे। डायग्राम बार बार लाने का ये पर्पस है कि एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट कर लो दिमाग में कि हाँ भाई अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल्स, ठीक है, प्लेसेंटल विलाई, कैविटी ऑफ यूट्रस, योक सैक, एम्ब्रियो, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। प्लग ऑफ म्यूकस कहाँ पे होता है? सर्विक्स में होता है, ठीक है। ये पूरा किस तरीके से क्लीवेज हो रहा है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हुआ और क्लीवेज कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा और जाकर के इम्प्लांटेशन हुआ तो किस फेज में हुआ, ठीक है, और किसका हुआ, और इम्प्लांटेशन होने के बाद ग्रोथ होगा तो कौन सा सेल किस टाइप का सेल क्या बनाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़े थे कि ओवरी क्या बनाएगा और सीड क्या कौन बनाएगा, तो ये हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, सिंपल सा। फिर ये सीक्वेंस है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद क्या हो गया? इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है? इंसेमिनेट हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद गेस्टेशन के बाद पार्चुरेशन। ये पूरा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, ये याद रहना चाहिए, इसी सीरीज में पूछा जा सकता है, ठीक है। Male reproductive system is located in the pelvis region, ठीक है। It includes pair of testes along with accessory ducts. Pair of testes आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके साथ साथ क्या आ गया? एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 250 कंपार्टमेंट, और उस 250 कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, और वो 1 से 3 हाईली सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइंड होता है किसके द्वारा? 2 टाइप्स ऑफ सेल्स के द्वारा, जो कि पहला क्या होता है? मेल जर्म सेल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जर्म सेल किसको बोलते हैं? जो जर्म सेल डिवाइड होकर के मतलब गैमेट्स बनाने में मदद करे, उसको जर्म सेल बोलती है। तो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा क्या है? सर्टोली सेल्स, ठीक है। The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to the sperm formation. While Sertoli cell क्या है? Sertoli cell का काम क्या है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उस सेल के रीजन के बाहर साइड में जो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, उस स्पेस में कुछ सेल्स होता है, ठीक है। उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या उसको जो एक साइंटिफिक नेम दिया गया उसको बोला गया लेडिंग सेल, ठीक है। वो लेडिंग सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन ब्लड वेसल्स, और इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स, ये क्या काम करता है? सिंथेसाइज करता है और सीक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को। टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसाइज और सीक्रेट करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोजन और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स उसमें ऑल्सो प्रेजेंट होता है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, और हम सिर्फ आपका यहाँ पे एनसीईआरटी रिवाइज कराने के लिए है, एनसीईआरटी रटवाने के लिए है, आपका नंबर मार्क्स बढ़ाने के लिए है, चाहे बोर्ड्स हो चाहे नीट हो। चलिए आगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर का हम लोग देख लिए, स्ट्रक्चर में क्या था वो पूरा सीरीज हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे इस पूरे सीरीज में हम लोग को किस तरीके से बढ़ना है। फ्लो ऑफ स्पर्म लिख देते हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ स्पर्म, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल के आगे रेटे टेस्टिस के आगे वासा एफ्रेंशिया के आगे इपीडिडाइमिस, और उसके आगे क्या हो गया? वास डिफरेंस। चलो अब एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है? एक्सेसरी डक्ट्स में रेटे टेस्टिस आ गया, जो हम लोग देख रहे हैं। डक्ट्स क्या है? डक्ट्स किसको बोलते हैं? जो रास्ता प्रोवाइड कराता है, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। वासा एफ्रेंशिया, इपीडिडाइमिस और
वास्ट डिफरेंस, वो क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मत लेना क्योंकि वो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कैसे स्पर्म का एथी हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लो ऑफ स्पर्म। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेड टेस्टिस से वासा एफरेंशिया, और इपीडिडाइमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, ठीक है। पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ठीक है। ये कंजिस्ट करता है पेनिस के साथ साथ स्क्रोटम भी मान लो, स्क्रोटम, पेनिस एंड पेनिस स्क्रोटम, पेनिस एंड स्क्रोटम, द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये कंजिस्ट क्या करता है, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू कंजिस्ट करता है दैट इनेबल इरेक्शन टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ग्लैंस पेनिस क्या है, टिप और द इनलार्ज एंड इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ये वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है टिप और इनलार्ज पार्ट जो है, इनलार्ज पार्ट जो है इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इसी को जो एक स्किन कवर करता है उसको बोलते हैं फोर स्किन। और ये जो मसल्स है, यही मसल्स जो है वो इरेक्शन में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। फोर स्किन के बारे में बात कर लिया। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आ गया, सेमाइनल वेसाइकल एक पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक, बल्बोयूरेथ्रल एक पेयर, ठीक है। इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। सेमाइनल प्लाज्मा जो सेमाइनल वेसाइकल से पूरा मिला करके बनता है, सेमाइनल प्लाज्मा फ्रॉम दिस ग्लैंड्स कंटेन्स फ्रुक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स, ये तीनों मिला हुआ रहता है उसमें। फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या क्या कंसिस्ट करता है, पेयर ऑफ ओवरीज along with pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia located in pelvic region। ये पार्ट ऑफ सिस्टम जिसके साथ मेमरी ग्लैंड, ये सारा के साथ मिल करके मेमरी ग्लैंड इंटीग्रेट होता है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ये याद रखना है, बहुत जरूरी है। ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ठीक है। उसके आगे ये पूरा हम लोग को देख लेते हैं। ये तीनों को मिला करके स्टमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, इंडोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इसको सर्विक्स, सर्वाइकल कनाल, ठीक है, और वजाइना, ठीक है। और यूट्राइन फंडस, यूट्राइन कैविटी, खाली स्पेस को यूट्राइन कैविटी बोलती हैं। अब आते हैं ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब। इसका लेंथ क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर, एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम फनल शेप्ड होता है, ठीक है। इनफंडिबुलम का शेप फिम्ब्रेई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट कलेक्ट ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। एम्पुला क्या है, वाइडर पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट नैरो और जॉइंट्स यूट्रस। स्टमस क्या है, लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का और नैरो होता है और ज्वाइन करता है इसको ओविडक्ट को, यूट्रस को, सॉरी। यूट्रस कैसा है, पियर शेप दिखता है, अटैच टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स। सर्वाइकल कनाल प्लस वेजाइनल कनाल क्या होता है, बर्थ कनाल। लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल 3 गो लेयर होता है, इंडोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या होता है, ग्लैंडुलर होता है, ठीक है। अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, जो भी ब्लीडिंग होता है इसी के कारण होता है। मेयोमेट्रियम नाम से पता चल रहा है, मेयो मसल, ठीक है, मेयोनीज नहीं, मसल। थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। पेरीमेट्रियम क्या है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरीमेट्रियम क्या है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन है पेरीमेट्रियम। अब ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मॉन्स प्यूबिस क्या है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। ये यही मेन कीवर्ड याद रखना है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। और लैबिया मेजोरा क्या है, फ्लेशी फोल्ड्स सराउंडिंग वजाइनल ओपनिंग। लैबिया माइनोरा क्या है, पेयर्ड फोल्ड्स, ठीक है। क्लाइटरिस, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मेम्ब्रेन
पार्शियली कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या है, पार्शियली कवर कर रहा है वेजाइनल ओपनिंग को। ये मेमोरी ग्लैंड हम लोग पहले से देख लिए हैं, पीछे भी देखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। द एल्वियोलाई, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रिज डिवाइडेड इनटू 15 से 20, ठीक है। हम लोग डेटा में देखें लोब कंटेनिंग एल्वियोलाई। और इसके बाद द एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क, एल्वियोलाई क्या करता है, सीक्रेट करता है, जो कि स्टोर्ड होता है कैविटीज में एल्वियोलाई के। एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल्स, द टिब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, और सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी, जिसको कि एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच इट इज सक्ड आउट, ठीक है। ये याद रखना है, एल्वियोलाई माता मेड आम का लस्सी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है भाई, तो एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई नामे से पता चल रहा है भाई, माता मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी मेड मेमोरी डक्ट, आम मतलब एम्पुला, और लस्सी मतलब लैक्टिफेरस डक्ट। एल्वियोलाई माता मेड आम का लस्सी, ये पूरा सीरीज है मिल्क के पूरा ट्रांसफर का। मिल्क बन रहा है जहां से, उसके बाद जो ट्रांसफर होगा, ये पूरा उसका सीरीज होगा। एल्वियोलाई माता मेड आम का लस्सी, ये हमको याद रखना। ये अगर याद रहेगा तो इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, ये हम लोग गैमेटोजेनेसिस का देख रहे थे। स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स है, ये माइटोसिस किया, माइटोसिस कर करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, माइटोसिस किया, उसका पूरा ग्रोथ हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, रिडक्शनल डिवीजन होने के कारण सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो कि इक्वेलेंट होता है माइटोटिक डिवीजन के, स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बना। हमेशा हम बोल रहे हैं जो जेड होगा स्पर्मेटोजोआ वो लास्ट में आएगा, स्पर्मेटिड पहले आएगा, ठीक है। वैसे ही फिर oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा अलग है। oogenesis बहुत अलग है किसके कंपैरिजन में, स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में। स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन होता है और oogenesis में अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं oogonia माइटोसिस कर दिया, प्राइमरी oocyte बना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन से पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जिसमें सेकेंडरी oocyte बनता है। और जब भी सेकेंडरी oocyte बनता है तो उस वक्त एक पोलर बॉडी, दो अलग अलग चीज बनता है, दो अलग अलग डिवीजन होता है, पर जो मेजर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है वो एक ही रिटेन कर लेता है, क्योंकि सर्वाइवल ज्यादा होगा ना। अगर मान लो कि दो कमजोर बच्चा है, दोनों को इक्वल बांट देंगे या इक्वली पढ़ाया जाएगा तो पता नहीं दोनों पढ़े कि ना पढ़े, तो उससे बढ़िया एक ही को पूरा बढ़िया से पढ़ाओ, पूरा बढ़िया से प्रेशर डाल के पढ़ाओ, तो वो ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। अब ये रियल लाइफ में ज्यादा अप्लाई मत करने लगिएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे बढ़ता है। फिर टेस्टिस में क्या होता है, इमैच्योर जर्म सेल, जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, स्पर्मेटोगोनिया, वही आगे जाके डिफरेंशिएट करके वो स्पर्म में बनता है और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस। उस स्पर्मेटोजेनेसिस में भी स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, जेनेसिस हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ पे जेनेसिस मतलब कुछ चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्पर्मिएशन कोई चीज निकल रहा है कहीं से, तीनों में डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस, ये तीनों अलग अलग चीज है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। सब स्पर्मेटोगोनिया, जिसको कि हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, वो डिवाइड करता है पेरियोडिकली मियोसिस करके, और स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल, यहीं पे oogenesis में थोड़ा डिफरेंशिएशन आ जाता है, oogenesis में अनइक्वल बनता है। एक पोलर बॉडी जिसका अभी तक साइंटिस्ट को काम नहीं पता, एनसीईआरटी हमारा ये मेंशन करता है कि उसका क्या रोल है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। उसका वही रोल ऐसा लगता है कि सेक्रीफाइस है, वही सेक्रीफाइस शो करता है कि भाई अपना सारा न्यूट्रिशन वो ओवा को दे दिया, सेकेंडरी oocyte को दे दिया या प्राइमरी oocyte को दे दिया, और खुद जाकर के डिजेनरेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट,
सेकंड मियोटिक डिवीजन करता है तो बनता क्या है, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड के बाद क्या आएगा, स्पर्मेटोजोआ, जेड लास्ट में आएगा हमेशा। स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। ये चीज याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है कि स्पर्म, वो जो स्पर्मेटोजोआ बना, हम लोग इस डायग्राम में देखे थे पीछे वाले डायग्राम में कि कहां गया, ये देखिए, ये वाले जो डायग्राम में देखे थे कि स्पर्मेटोजोआ जो बना था वो जा करके अपना सर घुसा लिया था किस में, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। सर्टोली सेल्स में जाकर के अपना सर घुसा लिया। वो कुछ समय के बाद वो पूरा एकदम हट्टा तगड़ा खा पी करके निकला, और उसके बाद क्या हो गया, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम क्या दे दिए, स्पर्मिएशन। इस पूरे प्रोसेस को नाम क्या दे दिए हम लोग, स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस है पूरे स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस, और उसमें सिर्फ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। और जो सर्टोली सेल से निकलेगा, जो सर्टोली सेल से निकलेगा, क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। सॉरी, थोड़ा सा कॉल आ गया था तो थोड़ा डाइवर्ट हो गए, ठीक है। फिर से लिख देते हैं इसमें, या यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। तो क्या बोल रहे हैं उसको, स्पर्मियोजेनेसिस। और यही स्पर्मेटोजोआ जब निकलेगा सर्टोली सेल से, गेट आउट फ्रॉम सर्टोली सेल, तब इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ठीक है। अब उसके बाद ये कैसे काम करता है, तो कोई भी रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन होगा वो हाइपोथैलेमस से निकलेगा। तो जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा। कोई भी रिलीजिंग या इनहिबिटिंग लिखा होगा ना, इसका मतलब समझ जाना कि वो हाइपोथैलेमस से है। वो हाइपोथैलेमस से निकल करके कहां पे जाके काम किया, कहां किसको इफेक्ट डाला, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या किया, वो रिलीज किया एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जैसा कि नाम दोनों बता रहा है, एलएच क्या काम करता है, किस पे काम करेगा, एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल फॉर लेडिंग, ठीक है। एल से याद रखना है कि एल वाला एल पे काम करेगा और स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन, स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन बदले में क्या करता है, वो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर देता है। अब उसके बाद क्या हो गया, एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच किस पे काम करेगा, सर्टोली सेल्स पे। एफएसएच एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, कुछ फैक्टर का, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेगा। ठीक है, ये हार्मोनल पूरा रेगुलेशन है। ये हार्मोनल रेगुलेशन याद रख लो, एक बार फिर से सुन लो कि जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज करेगा, एलएच और एफएसएच। एलएच काम करेगा जा करके लीडिंग सेल पे, लीडिंग सेल रिलीज करेगा एंड्रोजन जो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करेगा, और एफएसएच काम करेगा सर्टोली सेल्स पे, ठीक है। सर्टोली सेल स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करेगा। ठीक है, ये दिमाग में रटा होना चाहिए। हो सकता है कि पूरा मैकेनिज्म आ जाए पूछने के लिए। ये देख लो सर्टोली सेल किस तरीके का होता है, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ किस तरीके का दिख रहा है। हाँ, आगे इसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए थे। आते हैं, स्पर्म हेड क्या कंटेन करता है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक्रोसोम फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। मिडिल पीस क्या पोजेस करता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी, एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस डक्ट्स, द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट सीमेन। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या होता है, सीमेन, दोनों को जोड़ करके, अकेले को नहीं। ठीक है, अब आते हैं oogenesis पे। oogenesis मार्केडली डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से, हम लोग बात किए थे, क्योंकि दोनों अनइक्वल, oogenesis में पूरा अनइक्वल डिवीजन होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, oogenesis कब इनिशिएट होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, और हम लोग में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान।
ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड विथ ईच फीटल ओवरी, नो मोर ऊगोनिया, मतलब ऊगोनिया, कोई भी ऊगोनिया ऐड नहीं होता है बर्थ लेने के बाद। उसके बाद डिवीजन स्टार्ट होता है और प्रोफेज 1 पे टेम्पररली अरेस्ट हो जाता है म्यूटिक डिवीजन, ठीक है। गेट टेम्पररली स्टेज और प्राइमरी oocytes, ईच प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल्स, और उसको क्या बोलते हैं, जब एक लेयर से जब प्राइमरी oocyte के ऊपर एक लेयर आ जाए उसको बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक और लेयर आ जाए सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कुछ एक गैप टाइप का बन जाए जिसमें पानी फ्लूइड भरा रहा है जिसको एंट्रम बोलेंगे, उसको बोल देंगे फिर टर्शियरी फॉलिकल। उसके बाद जब टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होकर के जब वो सेकेंडरी oocyte निकलेगा, ठीक है। अभी तो प्राइमरी था ना, लेकिन जब टर्शियरी पहुंचेगा तो टर्शियरी के अंदर जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा, और जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होगा और ब्लास्ट होगा, रप्चर होगा, तो वो सेकेंडरी oocyte निकलेगा और वो जो ग्राफियन फॉलिकल का जो खोली बच गया था छिलका, वो जाकर के कॉर्पस ल्यूटियम बना देगा। A large number of follicle degenerate during phase of birth to puberty, ठीक है। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट होता है ईच ओवरी में। ईच ओवरी का बात हो रहा है भाई, बार बार हम इस चीज पे नजर दे रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर of granulosa cell called secondary follicle. Secondary follicle transform into tertiary follicle which is characterized by fluid filled cavity called antrum, or primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes first meiotic division. First meiotic division complete करता है और क्या बनाता है, it is unequal division resulting in formation of large haploid secondary oocyte and tiny first polar body, ठीक है। Tertiary follicle changes into mature follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. Graafian follicle rupture होता है और रिलीज करता है secondary oocyte को, और secondary oocyte को ही हम लोग ओवम बोल देते हैं, और ओवम, ठीक है, फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवम का रिलीज हो रहा है ना तो ओव्यूलेशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सा फेज आता है भाई, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज। ये हम लोग बात करते हैं किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर ओवरी के एस्पेक्ट में, ओवा के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओवा के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल तो पूरा कॉमन है। तो फॉलिकल तो वहीं से रिलेटेड होगा, तो फॉलिक्यूलर फेज, ओवम, ल्यूटेशन और कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियल फेज। अब यूट्रस के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्रोलिफरेशन हो रहा है किसका, यूट्रस का, और सिक्रेशन हो रहा है कहां से, यूट्रस से, ठीक है। ये पूरा है। यहाँ पे देखना है कि 14th डे पे दोनों हार्मोन अपना पीक पे होता है, और एक ऐसा हार्मोन है एस्ट्रोजन जिसका 2 बार पीक आता है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना है, ये स्ट्रक्चर देख लेना है कि भाई अब यहाँ पे डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर दे करके पूछ देगा कि बताओ ये क्या है, तो बताओ कि प्राइमरी टर्शियरी फॉलिकल है, ठीक है। और मैच्योर फॉलिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे रप्चर हो गया, ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, तो ये हम लोग को याद रखना है भाई कि ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ और यहाँ में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है क्या, टर्शियरी फॉलिकल, क्योंकि अभी क्वेश्चन का लेवल किसी भी तरीके का आ सकता है, और जब यहाँ पे नेमिंग दिया हुआ है या बताया गया है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे भी तुमको एंट्रम दिख रहा है और यहाँ पे भी एंट्रम दिख रहा है, पर इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। तो ये मैच्योर फॉलिकल है और ये क्या है, टर्शियरी फॉलिकल है। हाँ, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, 1 से 5 दिन का होता है। ये हम लोग पीछे भी बात कर ली, जिसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग और उसके साथ जो ब्लड वेसल्स होता है एक लिक्विड फॉर्म करता है जो वजाइना के थ्रू निकलता है, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं हम लोग। प्रोजेस्टेरॉन इस समय जो होता है इसका ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, इसका लेवल सडनली बहुत डाउन हो जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम है, बहुत नीचे है, ठीक है। उसके बाद फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव, प्रोलिफरेट का मतलब कुछ बनना, और फॉलिक्यूलर मतलब हम लोग जाने फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है इस पोर्शन में। ये 6 से 13 दिन का होता है, और ये ड्यूरेशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। बहुत बार ऐसा सवाल दे दिया जाता है, जैसे कि ह्यूमंस में 28 दिन का हो रहा है कोई भी साइकिल, तो किसी में दे दिया जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका जो ओव्यूलेशन जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है 60 दिन का है, ठीक है। तो उसका जो फॉलिक्यूलर फेज होगा वो कितने समय का होगा, तो फॉलिक्यूलर फेज वेरिएबल है, और पीछे वाला तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज जो तुम्हारा इसके बाद का है, जो क्या बोलते हैं, जो ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज है, ये फिक्स्ड है। तो इससे माइनस करके देख लेंगे कि कितनावा दिन होगा। नहीं, ये पूछेगा कि ओव्यूलेशन कितनावे दिन होगा, 60 दिन का है, ठीक है, तो पूछ देगा कि इसका ओव्यूलेशन कितने दिन पे होगा, तो 60 माइनस
कितना कर देंगे, 15 से 28 दिन है ना, तो 13 दिन या 14 दिन कर देंगे, अपना आ जाएगा 7 और 5 4, 47th डे जो होगा इसका ओव्यूलेशन होगा। तो ठीक है, तो ये फिक्स्ड होता है, तो इसीलिए ये याद रखना जरूरी है। ओव्यूलेटरी फेज के दिन क्या होता है, एलएच हार्मोन शार्प राइज करता है, और राइज तो एफएसएच भी करता है, ठीक है। इस दिन रप्चर हो जाता है सेकेंडरी oocyte। ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज में क्या होता है, ड्यूरेशन फिक्स होता है, रप्चर फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, रप्चर फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर होता है, जो सिक्रीट करता है हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, और एसेंशियल होता है मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। नो फर्टिलाइजेशन अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं अकर होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और हार्मोन फिर से डाउन होता है, और जैसे हार्मोन डाउन होगा वैसे फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तुम्हारा गिर जाएगा, और जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए या इम्प्लांटेशन बनाए रखने के लिए। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा वो अबॉर्शन हो जाएगा, सडन अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन, हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है 5 पॉइंट मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बोल दे बोर्ड्स वाले के लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और नीट वाला किस तरीके से सवाल बना सकता है, पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन सैनिटेशन during menstrual is very important. Take bath and clean yourself regularly. Sanitary napkins, homemade pads, change sanitary pads after every 4 to 5 hours. Dispose सही से करो. After handling the napkin, wash your hands with soap. फिर fertilization और implantation. फर्टिलाइजेशन ओनली अकर तभी हो सकता है जब स्पर्म और ओवा एक स्पेसिफिक जगह पे मिले, जिसको हम लोग एम्पुलरी स्टमक जंक्शन बोलते हैं, ठीक है, तभी जाकर के प्रेगनेंसी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर। जोना पेल्यूसिडा लेयर कोरोना रेडियाटा को फाड़ते हुए जोना पेल्यूसिडा पे आता है, इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, ठीक है। जैसे एंट्री करेगा वैसे एडिशनल स्पर्म्स का एंट्री बंद कर देगा, एक चेंज आ जाता है सडनली, केमिकल चेंज। और सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम क्या करता है, उसका मदद करता है पेनिट्रेट करने में, ठीक है। इसी वक्त दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन को स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये सब जो है कोरोना रेडियाटा है, बाहर में जोना पेल्यूसिडा, स्पर्म एंटर किया, जैसे यहाँ से ये पूरा इस पे चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे से ये पूरा चेंजेस आया कि दूसरा स्पर्म एंटर ना कर सके, ठीक है। और इसको पेरीवाइटलाइन स्पेस देख लो, सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा, ये देख लो यहाँ से किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, इम्प्लांटेशन किस तरीके से हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, ट्रोपोब्लास्ट किस तरीके से इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये हो गया इनर सेल मास और ये हो गया ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। देखेंगे हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट, जाइगोट मूव करता है, हम लोग देख लिए हैं। 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं, और 8 से 16 वाले को मोरूला बोलते हैं। मोरूला कंटिन्यूस डिवाइड होते रहता है और ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट, एज मूव सिस्ट फर्दर यूट्रस में मूव करते करते, और लास्ट ट्रांसफॉर्म होते होते ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोमर क्या करता है भाई, अरेंज्ड होता है इनटू एन जाइगोट आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट, जो आउटर लेयर होता है, ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, आउटर लेयर है, इसको बोल रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर लेयर है, इनर सेल मास है, इसको मतलब ये जो इनर है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। यही जा करके आगे तुम्हारा बेबी बनाएगा, बेबी का फॉर्मेशन यही करेगा आगे, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली, यूट्राइन सेल रैपिडली डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे अटैचमेंट हुआ यूट्राइन सेल रैपिडली डिवाइड करेगा और इसको अपने अंदर ले लेगा, कवर कर देगा इसको, ठीक है। As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation. वो जो इम्प्लांट कवर कर रहा है उसको, पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। अपीयर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. Chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू मिल करके इंटरडिजिकेटेड होता है। इंटरडिजिकेटेड का मतलब ये हो गया फंस गया पूरा, ठीक है, ये लफड़ा नहीं चल रहा है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, इंटरडिजिकेटेड, जिसको बोलते हैं जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन,
supply of oxygen, nutrients to the embryo, and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials, nutrients produced by the embryo. The placenta is connected to the embryo through umbilical cord. placenta किस चीज के थ्रू, embryo के थ्रू कनेक्टेड होता है? umbilical cord. यहाँ पे दिख रहा है placenta, ये जो placenta है किस चीज के थ्रू कनेक्टेड है? किस चीज के थ्रू कनेक्टेड है? अम्बिलिकल कॉर्ड. ये क्या है? प्लेसेंटल विलाई. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. विलाई जब भी आ जाए तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाएगा. कैविटी ऑफ यूट्रस, ये जो खाली स्पेस बच गया, योक सैक, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको योक सैक बोल रहा है. एम्ब्रियो ये पूरा देख रहा है. प्लग ऑफ म्यूकस हम लोग पीछे भी देख चुके हैं. एक एक चीज को हम लोग 2 बार देख रहे हैं. हम लोग डेटा भी दोबारा इसमें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, लेकिन एक ही लेक्चर में 2-2 बार अगर सामने से गुजर जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है. प्लेसेंटा क्या होता है? इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, जिसमें से बहुत सारा हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन. रिलैक्सिंग हार्मोन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ओवरी के द्वारा. एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोड्यूस only during pregnancy. Estrogen or progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several fold in maternal blood because क्या है? सपोर्ट करता है फीटल ग्रोथ को, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए. इतना सारा जो हार्मोन है इसका जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है. पार्चुरेशन कैसे इंड्यूस होता है? ये एक न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है, ठीक है. ये सिग्नल है पार्चुरेशन का, ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. This triggers release of oxytocin from maternal pituitary. जैसे ही, अरे देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज है ना, ये ऑटो कैटलिस्ट है, ठीक है. जैसे जैसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगा ना, वैसे वो और ट्रिगर करेगा ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने के लिए. यही हार्मोन है जिसके कारण जो फीमेल को बहुत तगड़ा दर्द होता है, पूरा एकदम लगता है कि फट जाएगा आदमी, ठीक है, उस तरीके का दर्द होता है. और तुमको ये सुन करके अचंभित होगे तुम कि ये जबरदस्ती दिया जाता है फीमेल को. अगर कम पड़ रहा है ना, अगर लग रहा है कि दर्द कम हो रहा है इसको या दर्द नहीं हो रहा है, उसको बाहर से दिया जाता है कि भाई तू ले, तुमको उतना पेन सहना ही पड़ेगा. इसीलिए जब ये पेन जो फीमेल्स जो सहती है उनके उसको जब आदमी सोच भी नहीं सकता है, वो इस लेवल का पेन है, ठीक है, इस लेवल का पेन है जो आदमी सोच नहीं सकता है, ठीक है. ये जो पार्चुरेशन का पेन है पर सहना पड़ता है. तो रेस्पेक्ट ऑल वुमेन्स, ठीक है, जो डिजर्व करते हैं, ठीक है. द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting stronger and stronger contraction, ठीक है. This leads to expulsion of baby out of the यूट्रस थ्रू देयर बर्थ कैनाल एंड पार्चुरेशन. बर्थ कैनाल पता है भाई, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, ठीक है. अब आते हैं मैमरी ग्लैंड्स के बारे में. क्या है? अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. और ये हेल्प करता है मदर के फीडिंग में न्यू बॉर्न बेबी को. और ये द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्यू इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम, जो कि कंटेन करता है एंटीबॉडी. उस एंटीबॉडी का नाम हम लोग पढ़ेंगे IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए, जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है. पैसिव इम्यूनिटी बना बनाया मिलता है ना, उसको एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता. चलो यहीं पे तो लास्ट लेक्चर है अपना. और क्या, चलो या लेक्चर का नहीं, लास्ट पेज था वो. और क्या, साथ इतना लेट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, ठीक है. आशा करते हैं कि जिस चीज के लिए तुम आए होगे इस वीडियो में वो तुमको मिल गया होगा और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज हुआ होगा. कुछ नहीं छूटा है तुम्हारा, ना डायग्राम छूटा है, ना डेटा छूटा है, ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा है, कुछ नहीं छूटा है. बस ये लेक्चर देखो. अगर ये इस लेक्चर को देख करके अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करना चाहते हो तो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दो, और नहीं तो इस पॉइंट्स को लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो. और ये लेक्चर का PDF तुम्हें टेलीग्राम चैनल डॉक्टर एवरेस्ट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जो कि हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे. वहां पे पीछे वाला जितना लेक्चर होगा उस सब लेक्चर का भी तुमको PDF मिल जाएगा. बने रहो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है. थैंक यू, फिर मिलेंगे. बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट.